दोस्तों, आज हम एक ऐसी हॉरर मूवी की कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक साधारण एक्सोर्सिज्म धीरे धीरे एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जिसने अनुभवी पादरियों तक को हिलाकर रख दिया था। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। एक रात वेटिकन का मशहूर एक्सोर्सिस्ट फादर गैब्रियल को तुरंत बुलाया जाता है। गाँव के लोगों का दावा था कि एक लड़के पर किसी शैतानी ताकत का साया है। कई डॉक्टर्स उसका इलाज कर चुके थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत की असली वजह समझ नहीं आ रही थी। फादर गैब्रियल वहाँ पहुँचते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर वे एक अजीब तैयारी शुरू करते हैं। कमरे के बीचों बीच बैठा लड़का लगातार कांप रहा था। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी शक्ति उसके शरीर को कंट्रोल कर रही हो। फादर गैब्रियल अपने बैग से एक पवित्र धार्मिक चिन्ह निकालते हैं और लड़के के सामने रखते हैं। फिर वे उस अदृश्य शक्ति से बात करना शुरू करते हैं। शुरुआत में वह शैतानी ताकत खुद को बहुत शक्तिशाली बताती है। उसका दावा था कि वह किसी के भी शरीर को अपना ठिकाना बना सकती है। तभी फादर गैब्रियल एक ऐसा दांव खेलते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वे वहाँ मौजूद लोगों से एक जानवर को कमरे में लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह उस दुष्ट शक्ति को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि अगर उसमें इतनी ताकत है तो किसी इंसान के बजाय किसी दूसरे जीव में जाकर दिखाए। ये बात सुनकर वह शक्ति उकस जाती है और अपनी ताकत साबित करने के लिए नया मेजबान चुन लेती है। कुछ ही पलों बाद लड़का अचानक शांत हो जाता है और इसी के साथ एक्सोर्सिज्म सफल हो जाता है। इस घटना के बाद फादर गैब्रियल की पहचान एक ऐसे एक्सोर्सिस्ट के रूप में बन चुकी थी जिसने अपने करियर में अनगिनत मामलों को संभाला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना मामला अभी उनका इंतजार कर रहा है। कुछ समय बाद कहानी हमें एक पुराने एबी और मॉनेस्ट्री की तरफ ले जाती है। यहाँ जूलिया नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पहुँचती है। उसके पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और अब उसके पास बची हुई सबसे बड़ी संपत्ति यही पुरानी मॉनेस्ट्री थी। आर्थिक परेशानियों की वजह से जूलिया फैसला करती है कि वह इस जगह की मरम्मत करवाकर इसे बेच देगी। इसी उम्मीद में वह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुलाती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। नई जगह होने की वजह से उसका छोटा बेटा हेनरी पूरे घर में इधर उधर घूमकर चीजें देखने लगता है। इसी दौरान उसे दीवार के पीछे एक अजीब सा छेद दिखाई देता है। जब वह अंदर झांकता है तो उसे लगता है कि किसी पुरानी पत्थर की संरचना में दरारें पड़ चुकी हैं। उस समय तो वह बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसी रात कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जूलिया सामान व्यवस्थित कर रही होती है कि तभी उसे घर के अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह सोचती है कि शायद बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। इस बार आवाज सीधे हेनरी के कमरे से आ रही थी। जब जूलिया वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि आवाज उसके हेडफोन से आ रही थी। वह हेडफोन्स हटाकर बच्चे को सुला देती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, हेनरी अचानक अपनी आंखें खोल देता है। अगली सुबह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी उस रहस्यमयी छेद को देख लेते हैं। जिज्ञासा में वे उसके अंदर झांकने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे रोशनी डालते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि अंदर मौजूद पत्थर की दरार पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई पुराना कमरा या सुरंग छिपी हुई है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक अंदर से तेज आग और गर्म हवा का विस्फोट बाहर निकलता है। दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ जाते हैं और बुरी तरह झुलस जाते हैं। घटना के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है। बाकी वर्कर्स ये देखकर डर जाते हैं और काम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। उनका मानना था कि इस मॉनेस्ट्री के नीचे कुछ बेहद खतरनाक छिपा हुआ है। अब जूलिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसकी असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। उसी रात हेनरी की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वह बिस्तर पर लेटे लेटे कांपने लगता है। जूलिया घबराकर उसके पास पहुंचती है। तभी हेनरी अचानक उसे मॉम कहकर पुकारता है। यह सुनकर जूलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद हेनरी ने बहुत लंबे समय से कोई बात नहीं की थी, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही सेकंड टिकती है। अचानक बच्चे के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह ठंडी आवाज में कहता है, तुम सब मर जाओगे। इतना कहकर वह अपने चेहरे को बुरी तरह नोचने लगता है। जूलिया घबरा जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चे की रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। कोई बीमारी, कोई मानसिक समस्या, कुछ भी नहीं। मजबूर होकर जूलिया उसे वापस घर ले आती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस अंधेरे को उसने घर में जगह दी है, वह अब धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। एक ही पल में पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। जूलिया घबराकर अपने बेटे हेनरी को गले लगा लेती है। उसे लगता है कि बच्चा डर गया होगा, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। उधर एमी नीचे जाकर मेन स्विच चेक करती है और किसी तरह बिजली वापस चालू कर देती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही जूलिया अपने बेटे को संभालने की कोशिश करती है, हेनरी का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में अजीब गुस्सा दिखाई देने लगता है। अचानक वह अपनी माँ का गला पकड़ लेता है। उसकी आवाज भी पहले जैसी नहीं रहती। वह बेहद डरावनी और भारी आवाज में ऐसी बातें बोलने लगता है जिन्हें सुनकर जूलिया के होश उड़ जाते हैं। फिर वह अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। इसके बाद हेनरी अपनी शर्ट ऊपर उठाता है। उसके सीने पर एक शब्द उभर चुका था, हेट। ये देखकर जूलिया पूरी तरह टूट जाती है और फिर हेनरी एक ही बात बार बार दोहराने लगता है, प्रीस्ट को बुलाओ।
अब जूलिया समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। कुछ समय बाद वह स्थानीय प्रीस्ट फादर विक्टर को घर बुलाती है। फादर विक्टर पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन अंदर जाने के कुछ ही सेकंड बाद कमरे से एक भयानक चीख सुनाई देती है और अगले ही पल फादर विक्टर कमरे से बाहर जा गिरते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से फेंक दिया हो। कमरे के अंदर मौजूद दुष्ट शक्ति साफ कहती है कि उसे इस प्रीस्ट से कोई मतलब नहीं है, वह किसी और का इंतजार कर रही है। जब यह खबर चर्च अथॉरिटीज तक पहुंचती है तो मामला बेहद गंभीर माना जाता है। कारण यह था कि जिस मॉनेस्ट्री में यह घटनाएं हो रही थीं, उसका इतिहास पहले से ही कई रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हुआ था। यहीं पर वेटिकन के सबसे अनुभवी एक्सोर्सिस्ट फादर गैब्रियल को बुलाया जाता है। जैसे ही उन्हें इस केस के बारे में पता चलता है, वे बिना समय गंवाए वहां पहुंच जाते हैं। मॉनेस्ट्री पहुंचने पर उनका स्वागत फादर विक्टर करते हैं और दोनों सीधे हेनरी के कमरे की ओर बढ़ते हैं। फादर गैब्रियल कमरे में बैठकर प्रार्थना शुरू करते हैं और अपने साथ लाए धार्मिक सिंबल को सामने रखते हैं, लेकिन तभी हेनरी के भीतर मौजूद शक्ति बोल पड़ती है। वह कहती है कि इन प्रार्थनाओं का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। फादर गैब्रियल शांत रहते हैं। वह बच्चे को ध्यान से देखते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं, तुम कौन हो? तुम इस बच्चे के अंदर क्यों हो? लेकिन जो जवाब मिलता है वह फादर गैब्रियल को भी हैरान कर देता है। वह दुष्ट शक्ति कहती है, मैं यहाँ बच्चे के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारा अंत करने के लिए। कमरे का माहौल एकदम सन्न हो जाता है और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह शक्ति फादर गैब्रियल के अतीत के कई ऐसे राज जानती थी जिनके बारे में कोई सामान्य इंसान नहीं जान सकता था। अब फादर गैब्रियल को यकीन हो जाता है कि उनका सामना किसी बेहद शक्तिशाली एंटिटी से हुआ है। वह उस शक्ति का असली नाम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया में किसी दुष्ट शक्ति का वास्तविक नाम जानना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यह एंटिटी बेहद चालाक थी। वह अपना नाम बताने से साफ इनकार कर देती है। उसके बाद फादर गैब्रियल को एहसास होता है कि यह कोई साधारण डीमन नहीं है, इसकी ताकत सामान्य मामलों से कहीं ज्यादा है। इसी दौरान जूलिया की बेटी अपने कमरे में होमवर्क कर रही होती है। तभी उसे दीवारों के पीछे से लगातार नॉक नॉक की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले उसे लगता है कि शायद उसका छोटा भाई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह उसके कमरे में जाकर देखती है तो हेनरी तो बिस्तर पर शांत लेटा हुआ था। अचानक वही आवाज उसके पीछे से सुनाई देती है। वह डरकर पीछे मुड़ती है और उसी समय हेनरी की आंखें खुल जाती हैं। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक दिखाई देता है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। डर के मारे लड़की अपने कमरे की तरफ भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसका फोन बज उठता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ का कॉल होगा, मगर जैसे ही वह फोन उठाती है, दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर आवाज उसके दिवंगत पिता की थी। अब वह पूरी तरह डर जाती है और तुरंत सारी बात अपनी माँ और फादर गैब्रियल को बताती है। फादर गैब्रियल समझ जाते हैं कि डीमन अब पूरे परिवार के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रात बढ़ती जा रही थी और हर गुजरते घंटे के साथ उसकी ताकत भी बढ़ रही थी। अब फादर गैब्रियल और फादर विक्टर के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्हें किसी भी कीमत पर उस डीमन की असली पहचान पता लगानी होगी, क्योंकि वही इस बच्चे को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। और अगर वे असफल हुए तो शायद अगला शिकार पूरा परिवार बनने वाला था। इसीलिए फादर गैब्रियल और फादर विक्टर एक बार फिर एक्सोर्सिज्म रिचुअल शुरू करते हैं। इस बार दोनों मिलकर लगातार प्रेयर करने लगते हैं। शुरुआत में डीमन हमेशा की तरह उनका मजाक उड़ाता है। उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी उसे कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे प्रेयर आगे बढ़ती है उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देने लगता है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि रिचुअल असर कर रहा है। हेनरी का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, कमरे का तापमान बदलने लगता है और डीमन की आवाज पहले से ज्यादा बेचैन सुनाई देने लगती है। फादर गैब्रियल को लगने लगता है कि शायद अब वे उसकी असली पहचान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक धीमी पड़ जाती है। हवा का माहौल बदल जाता है और उनके सामने एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है। उसे देखते ही फादर गैब्रियल का चेहरा बदल जाता है। स्पष्ट था कि वह उसे पहचानते थे। महिला एक ऐसी घटना का जिक्र करती है जिसे फादर गैब्रियल वर्षों से अपने दिल में दबाकर बैठे थे। एक पुरानी गलती, एक ऐसा दर्दनाक राज जिसे वह भूलना चाहते थे। कुछ पल के लिए फादर गैब्रियल का आत्मविश्वास से डगमगा जाता है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब डीमन का मानसिक खेल है। वह उनकी कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें तोड़ना चाहता था। वह सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि इंसान के अपराध बोध और डर पर हमला कर रहा था। किसी तरह फादर गैब्रियल खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन डीमन यही नहीं रुकता। अब वह फादर विक्टर की तरफ मुड़ता है और उसके अतीत की ऐसी बातों का जिक्र करने लगता है जिन्हें सुनकर वह अंदर तक हिल जाता है। उसे अपने जीवन की एक पुरानी प्रेम कहानी याद आ जाती है। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं हो पाया, एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा आज भी उसके दिल में मौजूद था। अब दोनों प्रीस्ट समझ चुके थे कि डीमन उनकी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वे कुछ समय के लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं ताकि अपना ध्यान दोबारा केंद्रित कर सकें, लेकिन जाते जाते डीमन एक बेहद डरावनी बात कहता है, तुम लोग गलत दिशा में देख रहे हो, असली खेल अभी बाकी है।
यह बात फादर गैब्रियल के दिमाग में घूमने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद यह मामला सिर्फ हेनरी तक सीमित नहीं है, शायद इस घर के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसी सोच के साथ वह पुराने कोर्टयार्ड की तरफ जाते हैं। वहाँ एक पुराना और लगभग भुला दिया गया कुआं मौजूद था। जब वे उसके आसपास उगी झाड़ियों को हटाते हैं तो उन्हें एक अजीब निशान दिखाई देता है। ये कोई साधारण चिन्ह नहीं था। ऐसे सिंबल अक्सर बेहद शक्तिशाली दुष्ट शक्तियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब फादर गैब्रियल की चिंता और बढ़ जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि इस जगह का इतिहास जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा भयावह है। वह कुएं का ढक्कन हटाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर घर के अंदर अजीब घटनाएं तेज होती जा रही थीं। हेनरी के कमरे में रखे धार्मिक प्रतीक अपने आप हिलने लगे। कुछ चीजें उल्टी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे घर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हो। रात के उसी समय जूलिया अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास मौजूद है। धीरे धीरे एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ती है। वह घबराकर उठना चाहती है लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो चुका था। वह न बोल पा रही थी और न ही हिल पा रही थी। उधर फादर विक्टर को भी किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद हेनरी उन्हें बुला रहा है। वह जल्दी से कमरे में पहुंचते हैं लेकिन वहां सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। हेनरी शांत लेटा हुआ था। कुछ समझ न आने पर फादर विक्टर उसके करीब जाते हैं। जैसे ही वह उसके पास झुकते हैं अचानक हेनरी की आंखें खुल जाती हैं और अगले ही पल डीमन उन पर हमला कर देता है। फादर विक्टर पीछे गिर पड़ते हैं। कमरे में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगती है। उसी समय जूलिया की बेटी भी अपने कमरे में डरी सहमी बैठी थी। उसे फिर से दीवारों के पीछे से अजीब नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। आवाज हर सेकंड और करीब आती जा रही थी। डर के मारे वह अलमारी में छिप जाती है लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिलती। दीवारों पर खरोंचें उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पूरा घर अब एक जीवित नाइटमेयर में बदल चुका था। इसी बीच फादर गैब्रियल आखिरकार कुएं के अंदर झांकते हैं और जो दृश्य उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कुएं के भीतर इंसानी कंकाल और पुराने अवशेष पड़े हुए थे। स्पष्ट था कि यह जगह किसी भयानक रहस्य को छिपाए हुए थी। सच्चाई जानने के लिए वे नीचे रोशनी फेंकते हैं लेकिन अगले ही पल अचानक आग की लपटें भड़क उठती हैं। फादर गैब्रियल मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इस मॉन्स्टर में सिर्फ एक डीमन नहीं बल्कि सदियों पुराना एक शैतानी रहस्य दफन है। और तभी घर के अंदर से जूलिया की दर्द भरी चीख गूंजती है। फादर गैब्रियल तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जूलिया आधी बिस्तर के नीचे खिंच चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंधेरे में घसीट रही हो। अगर फादर गैब्रियल कुछ सेकंड और देर कर देते तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाता। किसी तरह वह जूलिया को उस रहस्यमयी शक्ति से छुड़ाते हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसी समय उन्हें जूलिया की बेटी की याद आती है। दोनों तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं। कमरे के अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं और अलमारी बुरी तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अंदर कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। फादर गैब्रियल बिना समय गंवाए प्रेयर शुरू कर देते हैं। कुछ मिनटों तक पूरा कमरा दहशत से भरा रहता है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। जब अलमारी खोली जाती है तो लड़की सुरक्षित मिलती है। अब सभी समझ चुके थे कि मॉनेस्ट्री के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए परिवार को अस्थायी रूप से चर्च में शिफ्ट कर दिया जाता है। उधर फादर गैब्रियल और फादर विक्टर उस पुराने कुएं के रहस्य को सुलझाने निकल पड़ते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि इस जगह की असली सच्चाई वहीं छिपी हुई है। कुएं के आसपास जांच करते हुए उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है। दीवार के पीछे एक बंद हिस्सा था जिसे शायद सालों पहले जानबूझकर छिपाया गया था। दोनों रास्ता खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं सामने एक प्राचीन अंडरग्राउंड चैम्बर दिखाई देता है। दीवारों पर पुरानी मूर्तियां बनी हुई थीं। माहौल इतना डरावना था कि हर कदम पर लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बीच में उन्हें एक पुराना कंकाल मिलता है। उसकी उंगली में अंगूठी थी। फादर गैब्रियल तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि चर्च से जुड़ा व्यक्ति था। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि उसने खुद को वहां कैद कर लिया था, शायद किसी भयानक शक्ति को रोकने के लिए। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें दूसरी लाश मिलती है। इस बार उसके पास एक पुरानी डायरी भी रखी हुई थी। डायरी पढ़ते ही वर्षों पुराना रहस्य सामने आने लगता है। पता चलता है कि कई साल पहले इसी मॉन्स्टर में एक मॉन्क पर शक्तिशाली डीमन का कब्जा हो गया था। लेकिन यह कोई साधारण डीमन नहीं था। यह एक होस्ट छोड़कर दूसरे होस्ट में जा सकता था। यानी एक शरीर खत्म होने पर भी इसकी शक्ति खत्म नहीं होती थी। एक एक्सोर्सिस्ट ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह खुद उसकी गिरफ्त में आ गया। इसके बाद डीमन ने लंबे समय तक धार्मिक व्यवस्था के भीतर छिपकर अराजकता फैलाने की कोशिश की। आखिरकार कुछ एक्सोर्सिस्ट्स ने मिलकर उसे रोकने का प्रयास किया। भारी संघर्ष के बाद डीमन को सील तो कर दिया गया लेकिन इसकी कीमत उनकी जान देकर चुकानी पड़ी। और अब जूलिया की रेनोवेशन के दौरान वही सील टूट चुकी थी। यानी जिस बुराई को दशकों पहले दफन किया गया था वह एक बार फिर आजाद हो चुकी थी। डायरी में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी डीमन के नाम की थी। अब फादर गैब्रियल को आखिरकार उसकी असली पहचान पता चल चुकी थी लेकिन नाम जान लेना ही काफी नहीं था। डीमन लगातार उनके पुराने गुनाहों और पछतावों को हथियार बनाकर उन पर हमला कर रहा था। इसी वजह से फादर गैब्रियल फैसला करते हैं कि उन्हें पहले अपने दिल का बोझ हल्का करना होगा। वह फादर विक्टर के सामने अपने अतीत की सबसे दर्दनाक गलती स्वीकार करते हैं। कई साल पहले एक लड़की ने मदद
मांगी थी। उसे लगता था कि वह किसी दुष्ट शक्ति से प्रभावित है, लेकिन फादर गैब्रियल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ मानसिक परेशानी है। कुछ समय बाद वह लड़की अपनी जिंदगी खत्म कर बैठी और उस दिन से फादर गैब्रियल खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। आज भी उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने उस समय सही फैसला लिया होता तो शायद एक जान बच सकती थी। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उनके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अब वे आखिरी एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार थे। रात होते ही सभी लोग फिर हेनरी के कमरे में इकट्ठा होते हैं। इस बार फादर गैब्रियल सीधे डीमन का असली नाम लेकर उसे पुकारते हैं। जैसे ही नाम लिया जाता है, हेनरी का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। कमरे की चीजें इधर उधर उड़ने लगती हैं। दुष्ट शक्ति पूरी ताकत से विरोध करने लगती है, लेकिन इस बार सभी लोग मिलकर लगातार प्रेयर करते रहते हैं। धीरे धीरे डीमन कमजोर पड़ने लगता है। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हेनरी बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन फादर गैब्रियल अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें पता था कि इतना शक्तिशाली डीमन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसी समय हेनरी धीरे से आंखें खोलता है। वह कमजोर आवाज में अपनी माँ को पुकारता है। जूलिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हेनरी फिर से बेहोश हो जाता है। जब फादर गैब्रियल उसकी जांच करते हैं तो उसके शरीर पर एक नया मैसेज दिखाई देता है, गॉड इज नॉट हियर। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोगों की रूह कांप जाती है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसी समय जूलिया की बेटी का व्यवहार अचानक बदलने लगता है, मानो डीमन ने अपना अगला शिकार चुन लिया हो। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है और वह इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जंगली प्राणी की तरह जमीन पर रेंगने लगती है। कुछ ही सेकंड में वह अपनी माँ पर झपट पड़ती है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय हेनरी के अंदर छिपी दुष्ट शक्ति भी फिर से जाग उठती है। इस बार डीमन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। वह फादर विक्टर को हवा में उछाल देता है और कमरे की दूसरी तरफ पटक देता है। फिर अदृश्य शक्ति से बाकी लोगों को भी काबू में कर लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। इसी पल फादर गैब्रियल एक ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर डीमन को कोई नया होस्ट नहीं मिला तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए वह खुद को बलिदान करने का निर्णय लेते हैं। वह डीमन को अपने अंदर आने की अनुमति दे देते हैं। कुछ ही पलों में वह शैतानी शक्ति हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के शरीर में प्रवेश कर जाती है। बाकी लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा खुद फादर गैब्रियल बन चुके थे। अच्छी बात यह थी कि डीमन ने अभी उनके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था। उनकी चेतना अभी भी लड़ रही थी। वह जल्दी से अपना पवित्र क्रॉस फादर विक्टर को देते हैं और कहते हैं, सबको लेकर यहाँ से चले जाओ अभी। सभी लोग मजबूरी में वहाँ से निकल जाते हैं। अब फादर गैब्रियल अकेले रह जाते हैं। अपने अंदर चल रही इस भयानक लड़ाई को खत्म करने के लिए वह आत्म बलिदान का रास्ता चुनते हैं। वह एक रस्सी उठाते हैं और अपनी जान देकर डीमन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन इतना कमजोर नहीं था। वह फादर गैब्रियल को रोक देता है और उनका प्रयास असफल हो जाता है। अब फादर गैब्रियल को दूसरा रास्ता सूझता है। उन्हें याद आता है कि मॉन्स्टरी के नीचे मौजूद गुफाओं में ज्वलनशील गैस भरी हुई है। अगर वहाँ विस्फोट हो जाए तो शायद डीमन भी नष्ट हो सकता है। वह घायल हालत में उसी अंडरग्राउंड चैम्बर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में डीमन एक और मानसिक हमला करता है। फादर गैब्रियल को एक दिव्य आकृति दिखाई देती है। कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि स्वर्ग से कोई उनकी मदद के लिए आया है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि यह भी डीमन का एक भ्रम था। वह उनकी आस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी समय फादर विक्टर वहां पहुंच जाते हैं। अब तक फादर गैब्रियल लगभग पूरी तरह डीमन के नियंत्रण में जा चुके थे, फिर भी फादर विक्टर हार नहीं मानते। वह लगातार उनका नाम पुकारते रहते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि वह कौन है, उनकी असली पहचान क्या है। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह तरीका काम करने लगता है। फादर गैब्रियल की चेतना अंदर से जवाब देने लगती है। दोनों के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा हो जाती है। फादर विक्टर तुरंत क्रॉस उठाते हैं और डीमन की असली पहचान को पुकारते हुए उसे वापस अंधेरे में लौटने का आदेश देते हैं। कमरे में जोरदार ऊर्जा फैल जाती है। डेमन दर्द से चीख उठता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वह हार चुका है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से हमला कर देता है। इस बार वह फादर विक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाता है। उनके सामने उनके अतीत की यादें और भावनाएं खड़ी कर देता है। वह इंसान जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे मानो उनके सामने मौजूद हो। कुछ पल के लिए फादर विक्टर का आत्मविश्वास से डगमगा जाता है, लेकिन फिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद आती है। वह अपनी आस्था को मजबूत करते हैं और भ्रम को अस्वीकार कर देते हैं। जैसे ही उनका डर खत्म होता है, वह छवि भी गायब हो जाती है। अब फादर गैब्रियल और फादर विक्टर दोनों एक साथ खड़े होते हैं। दोनों मिलकर अंतिम प्रेयर शुरू करते हैं। कमरे में भयंकर कंपन होने लगता है। दीवारें हिलने लगती हैं, जमीन फटने जैसी आवाजें आने लगती हैं। डीमन पूरी ताकत से वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। प्रेयर की आवाजें तेज होती जाती हैं और आखिरकार वह दुष्ट शक्ति वापस उसी अंधेरे में खींच ली जाती है जहां से वह आई थी। पूरा अंडरग्राउंड चैम्बर जोरदार धमाके के साथ कांप उठता है। पुरानी सील फिर से सक्रिय हो जाती है और वर्षों पुरानी बुराई एक बार फिर कैद हो जाती है। जब सब कुछ शांत होता है तो सिर्फ सन्नाटा बचता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई आखिरकार खत्म हो चुकी थी, पर